नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर के शिखर पर दम का सोना। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर परिसर के 8 देवालयों में एक साथ होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसके लिए राम मंदिर को सजाने का काम किया जा रहा है। मंदिर के मुख्य शिखर कलश के साथ परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर सोने की परत जड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। सोने की चमक से मंदिर के शीर्ष और आकर्षक हो गए हैं। वहीं रात की लाइटिंग में इनकी दमक देखते ही बन रही है। राम मंदिर परिसर के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर यानी कि परकोटा पर स्वर्ण परत जड़ने का काम पूरा हो चुका है। देवालयों के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 3 जून को शुरू होगा। ये 5 जून तक चलेगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम मंदिर परिसर के 8 देवालयों में एक साथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा, लेकिन इससे एक दिन पहले यानी 2 जून को वैदिक मान्यताओं के मुताबिक सरयू तट से 400 महिलाएं सरयू जल लेकर कलश यात्रा पर निकलेंगी। इसके बाद 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि सभी मंदिरों के अनुष्ठान के लिए यजमान तय हो गए हैं। देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए राम मंदिर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण प्राण प्रतिष्ठा वाले सभी मंदिरों के भीतरी हिस्से में फूल बंगले की सजावट की गई है, जबकि बाहरी हिस्से को बिजली के लाइटों से जगमग किया गया है। तो रामनगरी अयोध्या में अब जुटेंगे साधु संतु। रामनगरी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। अब परकोटे में स्वर्ण की जो है परत वो चढ़ाई गई है और अब प्राण प्रतिष्ठा का एक साथ सभी मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। तो मंदिर का मुख्य शिखर कलश को स्वर्णिम किया गया है। सभी मंदिरों के शिखर को स्वर्णिम किया गया है और कल से देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। शिवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अयोध्या में राम मंदिर के जो मुख्य अभी बाल स्वरूप में भगवान राम विराजमान है, वहां पर अन्य जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो कल से शुरुआत हो रही है। परकोटे पर स्वर्ण जड़ित जो परकोटा तैयार था वो तैयार हो चुका है। क्या कुछ तैयारियां अब चल रही हैं? सबसे पहले तो आज एक कलश यात्रा निकलनी थी और मातृशक्ति द्वारा करीब 1000 की संख्या में माताओं द्वारा कलश सरयू नदी से कलश लेकर जल लेकर और फिर उसके बाद मंदिर के गर्भगृह में रखा जाना था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में भारी मात्रा में महिलाओं ने कलश में सरयू जल भरा और उसके बाद वो गर्भगृह की ओर लेके जा रही हैं और इसको रखने के बाद से जो कल का अनुष्ठान का कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में जो बात कही जाती है कि जब कलश स्थापना होती है किसी भी अनुष्ठान की, उसी समय से अनुष्ठान की शुरुआत मानी जाती है। तो उसी को देखते हुए कलश स्थापना की गई और कलश स्थापना के बाद से कल से जो काशी से विद्वान आए हैं वो सारे विद्वान उसमें अनुष्ठान शुरू कर देंगे। कल प्रातः काल से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और उसके बाद जब 5 तारीख की वो जो दिन है उसको सुनिश्चित किया गया है, उसी दिन को जो राम दरबार है, जो राम के परिवार का स्वरूप है और उसके साथ 3 और रूप जिसमें शंकर भगवान और शिवलिंग के भी मंदिर को स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो एक बार माहौल पूरा वैसा ही हुआ है जैसे कि एक बार 2024 में 22 जनवरी को जो माहौल था, उसी तरीके का माहौल अयोध्या में इस वक्त देखा जा रहा है। बिल्कुल शिवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नगरी में अब भक्तों का एक बार फिर से जमावड़ा देखने को मिलेगा। अब मुख्य मंदिर के अलावा अन्य जो मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसकी शुरुआत कल से शुरू होगी। आज कलश भरने का काम शुरू हुआ है। और अब हम बात करेंगे टॉप 10 चित्रकूट। कभी चित्रकूट के नाम का जिक्र होते ही
पाठा क्षेत्र में सक्रिय दुर्दांत डकैतों की क्रूरता का चित्र आंखों में उभरता था। साथ ही सूखा, गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्या से जूझ रही आबादी के त्रासदी जिंदगियों की जद्दोजहद मन को पीड़ा देती थी। इसके विपरीत अब सनातन संस्कृति की भूमि वाले प्रदेश का यह आकांक्षी जिला टॉप 10 की सूची में 9वां स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ है। जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के योजना के तहत चयनित प्राथमिक स्कूलों के बच्चे शहरी विद्यालयों को विद्यार्थियों से कदम ताल मोर्चा लेते दिख रहे हैं। स्मार्ट स्कूल और डिजिटल क्लासरूम सहित अन्य आधुनिक आधारभूत सुविधाएं बेसिक स्कूलों की उपयोगिता साबित कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सुविधाओं के दम पर चित्रकूट देश के आकांक्षी जिलों के टॉप 10 में स्वयं को शामिल कराने में कामयाब हो सका है। वीएसए वीके शर्मा के मुताबिक मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में इस पिछड़े कहे जाने वाले जिले को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार सूची में 9वां स्थान प्राप्त हो सका है। उन्होंने दावा किया कि कायाकल्प कार्यक्रम से बेसिक स्कूलों का वास्तव में कायाकल्प हुआ है। तो देश का 9वां आकांक्षी जिला बना है चित्रकूट। ये बीमारू जिला कहा जाता था। बेरोजगारी, सूखा और तमाम समस्याएं इस जिले में थी, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में भी काफी था ये जिला। सरकार की नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें हम शैक्षिक गुणवत्ता में प्रदेश में नहीं देश में टॉप 10 की स्थिति में है। और ये सब मेरे अध्यापकों और मेरे खंड शिक्षा अधिकारियों की मेहनत का परिणाम है। शासन की मंशा के अनुरूप हम मेहनत कर रहे हैं। शासन ने हमारे सभी स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पूरे 19 पैरामीटर पर आच्छादित किया है और जो कॉन्वेंट स्कूलों में सुविधाएं थीं उससे ज़्यादा सुविधाएं शासन के द्वारा मेरे स्कूलों में मुहैया कराई गई हैं। से एकदम शैक्षिक परिवेश मेरे विद्यालयों का बदला है और हम निकट भविष्य में, अभी तो हम टॉप 10 में हैं, 9वें स्थान पर हैं, निकट भविष्य में हम पहले और दूसरे स्थान पर निश्चित रूप से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रतन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं चित्रकूट से। रतन, हम आपके पास आते हैं। जिस प्रकार से चित्रकूट पिछड़ा जिला कहा जाता था, काफी समस्याएं थी इस जिले में, लेकिन अब ये जिला 9वां स्थान प्राप्त करता है, आकांक्षी जिलों में 9वां स्थान प्राप्त करता है। ये कहीं ना कहीं जिले के लिए गौरव की बात है और प्रगति को साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी मानस, आपको बता दें कि चित्रकूट बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है और यहाँ पर करीब 4 दशकों तक जो है डकैतों का आतंक रहा है। इस बड़ी समस्या के कारण जो है चित्रकूट हमेशा पिछड़ा, काफी मामले में पिछड़ा रहा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में चित्रकूट बहुत ही पिछड़ा रहा है और इसीलिए केंद्र सरकार ने इसको आकांक्षी जिलों में शामिल किया है। और इस जब से योगी सरकार बनी में तब से चित्रकूट के विकास पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और ऑपरेशन कायाकल्प किससे इसको आच्छादित किया गया है। आज चित्रकूट के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है और ये चित्रकूट के लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि देश के आकांक्षी जिलों में चित्रकूट का 9वां स्थान है और इस सम्मान से जो है पूरा जिले में खुशी की लहर है और अधिकारी इस उपलब्धि से काफी प्रसन्न है। शिक्षक भी काफी खुश है और वो चाहते हैं कि इस बार और भी मेहनत की जाए ताकि चित्रकूट का देश में पहला या दूसरा मिल सके। बिल्कुल रतन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देश का 9वां आकांक्षी जिला बना है चित्रकूट। दस्युओं गिरोहों के लिए ये जनपद, डकैतों के लिए पहचाना जाने वाला ये जनपद अब शिक्षा क्षेत्र में उभरता नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार के नए फैसले के तहत अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के मदरसा पाठ्यक्रमों में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य मदरसा छात्रों को व्यापारिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों में दक्ष बनाना है। नए नियमों के तहत हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और गणित जैसे विषयों का अनिवार्य किया जाएगा। इससे मदरसा छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य कैरियर विकल्पों के लिए तैयार किया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन करने जा रही है ताकि पाठ्यक्रम में सुधार के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सके। योगी सरकार का फोकस न केवल पाठ्यक्रमों में बदलाव पर है बल्कि मदरसों के आधार ढांचे को
सुदृढ़ करने पर भी है। इसके लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को छात्रों के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। इनमें पढ़ाई के लिए पर्याप्त कक्षाएं, स्वच्छ पेयजल, अच्छी लाइब्रेरी, फर्नीचर और अन्य शैक्षिक संसाधन शामिल हैं। और इस खबर पर अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, योगी सरकार अब मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मनोज, अगर बात करें मदरसे की, देखिए सबसे पहली बात तो है कि देखिए प्रदेश में इतने अवैध मदरसे हैं। आपने देखा होगा कि योगी सरकार लगातार उस पर कार्रवाई कर, खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के जो जिले हैं, जैसे नेपाल से सटे जो जिले हैं, अभी आप हाल ही में देखा होगा कि करीब 6000 से ज्यादा मदरसों को जमींदोज कर दिया गया, जहां अवैध रूप से मदरसे चल रहे थे। और इन मदरसों पे अभी भी अब बता रहे हैं कि योगी सरकार जांच करवा रही है कि आखिर इनकी फंडिंग कहां से हो रही थी। ऐसे तमाम जगहों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि पहली बात, अगर मदरसा अगर कोई खोलना चाहेगा तो जो नियम लागू होगा वो नए नियम के तहत अब मदरसे को मान्यता दी जाएगी। वहीं अब मदरसों में वो बच्चे सिर्फ मौलवी या मौलानाओं के लिए पढ़ाई नहीं होगी, वहां पर आधुनिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा। खास करके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाएगी, जिससे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो आगे चल के कहीं न कहीं अन्य परीक्षाओं में जो देश हित में, प्रदेश हित में रहे, उनके लिए तैयार हो सके। देखिए छात्रों की जो टोली होती है मदरसों में, जब आप उनको देखेंगे, उनका जो बात करने का जो तरीका होता है या उनकी जो शिक्षा का जो व्यवस्था है वो मदरसों के हिसाब से ही होती है। लेकिन अब आधुनिक शिक्षा से जब जुड़ेगा तो कहीं न कहीं ये बड़ा बदलाव होगा। इसलिए में भी बदलाव किया जा रहा है और यह अनिवार्य रूप से कहा जा रहा है कि आधुनिक शिक्षा होना अनिवार्य होगा, तभी मदरसा आप चला पाएंगे। इसके तहत सरकार कार्रवाई भी कर रही है और आगे नए नियम को और सुदृढ़ करने की तैयारी भी चल रही है। हाँ बिल्कुल कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मदरसे की मान्यता के लिए अब नियम बदलेंगे, बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार। मदरसे में आधुनिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा, मदरसे में आधुनिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की भी अब पढ़ाई होगी। और अब हम बात करेंगे सुनो सरकार गुहार। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट जन सुनवाई केंद्र में उस समय भावुक क्षण देखने को मिला जब एक वृद्ध मां ने अपने मृत बेटे को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से गुहार लगाई। पीड़िता शकुंतला द्विवेदी का आरोप है कि उनके बेटे सौरभ द्विवेदी को भूमाफियाओं ने मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। शकुंतला द्विवेदी ने बताया कि उनके बेटे सौरभ का एक प्लॉट था जिस पर की नजर थी। सौरभ को जबरन वह प्लॉट अपने नाम करवाने के लिए धमकाया जाता था। अधिवक्ता होने के नाते उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान रहता था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि सौरभ ने उत्पीड़न की शिकायत खुद पुलिस कमिश्नर से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस स्वयं आरोपियों से मिली हुई थी। पीड़िता के अनुसार जब सौरभ ने न्याय की उम्मीद छोड़ दी तो उसने आत्महत्या कर ली और सबसे गंभीर आरोप ये लगाया गया कि सौरभ की मौत के बाद पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर उसमें छेड़छाड़ की और साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की, जिससे आरोपी बच सके। शकुंतला द्विवेदी ने संकल्प लिया है कि वह अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहेंगी और दोषी भूमाफियाओं को जेल भिजवा कर ही चैन लेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने पीड़िता की बात गंभीरता से सुनते हुए जांच का भरोसा दिलाया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। एक जमीन के प्रकरण में 836 कुछ लोग उसमें ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे 831 बनाकर। ये फतेहपुर के कुछ लोग थे ठाकुर, तो उसमें सब जगह उन्होंने एसीपी के यहाँ, डीसीपी के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वो लोग इतने बड़े भूमाफिया हैं कि कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 14 की रात में उन्होंने सुसाइड कर लिया। और एक दिन पहले हमारे घर में सब लोगों ने उनको काफ़ी समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार मदद करेगी, ऊपर तक जाएंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन वो हताश हो चुके, कह रहे थे सारी जगह जा चुके, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। कौन कौन भूमाफिया शामिल हैं? फतेहपुर के कुछ हैं जिनके नाम अभी हम देंगे। कंचन सिंह, हाकिम सिंह, सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और धीरेन्द्र सिंह, अर्चना सिंह और बउआ सिंह। लड़के ने सुसाइड कर ली थी
कुछ गुंडे लोगों ने धमकाया, सब ये हुआ। मैंने एफआईआर में नाम, मेरा बेटा पहले ही एफआईआर उनके नाम दे गया था 1 महीने पहले दोबारा। तो जब मेरा जिंदा था तब भी मेरे बेटे की नहीं सुनवाई हुई, और आज मर गया और मैं आ रही हूँ तो तब भी मेरे बेटे की नहीं सुनवाई हो रही। तो क्या हो, किसी धमकाते थे? यही जमीन के चक्कर में। कौन कौन था, कौन धमकाता था? राघवेंद्र प्रताप सिंह, रवि सिंह, अर्चना, और उसको बउआ कहते हैं, उसका नाम हम लिखे हैं, लिखा होगा। ये वही एक दो तो वो हैं, उनसे छत्रपाल के एक बेटा है और एक बेटी है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका, फर्जी मुकदमे में कानपुर में मृत बेटे को न्याय दिलाने के लिए एक मां जो है वो कमिश्नर के यहाँ गुहार लगाने पहुंची है और वो ठान चुकी है कि पीड़ित जो उनका बेटा था, मृत बेटा था, उसको न्याय दिलाकर ही दम लेंगी। क्या है पूरा मामला? के रहने वाले लोग हैं और इनका एक प्लाट था जो नवस्ता और बर्रा के बीच में पड़ता था, और वहां पर इनके बेटे के दबंगों द्वारा और भूमाफियाओं द्वारा उस प्लाट पर कब्जा कर लिया गया। जब कब्जा कर लिया गया तो उसके बाद उसको पर दबाव बनाया गया कि उस प्लाट को उन्हें बेच दिया जाए। भूमाफियाओं ने लगातार उनके बेटे को धमकी दी और उसके ऊपर दबाव बनाया। बेटे ने मरने से पहले काफी पुलिस कमिश्नर में चक्कर लगाए, कई बार थानों के चक्कर लगाए और अपनी मदद के लिए और न्याय पाने के लिए एप्लीकेशनें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हताश होकर, निराश होकर इनके बेटे सौरभ ने जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद जो है 14 तारीख को आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद जो है इनकी माँ बाकायदे जो है पुलिस कमिश्नर के चक्कर लगा रही हैं, और आज ही वो खुद रोते हुए पुलिस कमिश्नर से मिली और उन्होंने पूरी बात बताई, जिस पर पुलिस कमिश्नर तो नहीं मिले, लेकिन वहां पर जो उनका स्टाफ था उन्होंने पूरी बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन जब हम लोगों ने मृतक के माता से बातचीत करी तो वो भावुक हो गई और उन्होंने पूरा प्रकरण बताया कि जो फतेहपुर के रहने वाले भूमाफिया हैं, लगभग 1 दर्जन लोग हैं, और ये लोग जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने के कारण जो है कई बार इन्होंने धमकी भी दी, जिसके कारण इनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। और अब ये माँ जो है न्याय चाहती है, या चाहती है कि इनके बेटे को न्याय मिले और कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज करी जाए और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करी जाए। हाँ बिल्कुल सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भूमाफियाओं के साथ पुलिस की मिली भगत के आरोप लगे हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी के भी आरोप लगे हैं, और आत्महत्या करने वाले युवक की मां अब बेटे को न्याय दिलाने के लिए सीपी से गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित मां ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। भूमाफिया के साथ पुलिस की मिली भगत के आरोप मां ने लगाए हैं। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कोरोना से सावधान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना से सावधान। यूपी में एक बार फिर कोविड मामलों की संख्या बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अन्य राज्यों सहित देश की राजधानी से सटे नोएडा में कोविड पॉजिटिव पाए जाने का सिलसिला पहले से था। अब पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 32 नए केस सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 149 पहुंच गई है। पिछली बार लहर के बीच मौतें होने का खौफनाक मंजर देख चुके लोगों में कोविड पॉजिटिव होने लोगों की बढ़ रही संख्या चिंता बढ़ा रही है। कोविड सक्रिय अलग अलग वेरिएंट की चपेट में विभिन्न बीमारियों से पीड़ितों की मौत लोगों में डर भी बढ़ा रही है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ये कोविड लहर का मामूली उतार चढ़ाव है या एक नई लहर की आहट। ये रिपोर्ट देखिए। कोविड की पिछली लहर से सबसे बड़ा सबक एहतियात का लिया जाना चाहिए, लेकिन अब तक न तो शासन प्रशासन की ओर से मास्क इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। लोग सबक लेते हुए मार्केट आदि सार्वजनिक स्थलों को छोड़िए, सरकारी अस्पतालों में भी बिना मास्क इस्तेमाल किए आवाजाही करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कई गैर राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों के बावजूद रेलवे स्टेशनों पर भी अब तक रैंडम जांच शुरू कर दी गई है।
हालांकि जिला अस्पतालों और राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कोविड से निपटने की तैयारियों के तहत अलग वार्ड स्थापित किए जाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ बेड के अलावा संबंधित स्थानों पर तैयारियों के नाम पर खास इंतजाम नहीं दिखते। हालांकि पिछले 24 घंटे में 32 नए पॉजिटिव मरीजों के मिलने के साथ कुल एक्टिव केस की संख्या 149 होने के मद्देनजर अब रिस्क वाले स्थानों, खासकर अस्पतालों, बस व रेलवे स्टेशनों पर एहतियातन मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाना चाहिए। आज की डेट में टोटल केस कोविड के गौतम बुद्ध नगर में 62 हैं, जिनमें से 31 फीमेल हैं और 31 ही मेल हैं। सभी पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं। गंभीर लक्षणों की कोई समस्या अभी तक है नहीं, सभी में माइल्ड सिम्टम है, सामान्य जुकाम की तरह सब है। सभी लोगों से हमारी रेगुलर बातचीत हो रही है। हम अपना पूरा सुपरविजन बनाए हुए हैं। आज की डेट में जो स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी भी तरह का अभी कोई गंभीर चिंतन का विषय नहीं है। पिछले कोविड लहर का मंजर सबक दे चुका है कि अधिक आबादी वाले शहरों में संक्रमण का प्रभाव अधिक दिखता है। इस बार भी देश भर के लोगों की आवाजाही वाली देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोविड संक्रमितों की संख्या अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है और इसके अलावा दिल्ली के पड़ोसी गाजियाबाद जिले सहित लखनऊ, कानपुर और वाराणसी शहरों में भी कोविड पॉजिटिव मिले हैं और इसलिए जरूरी हो जाता है कि महानगरों सहित आबादी के लिहाज से समृद्धशाली जिलों में मास्क को उपयोग में लाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग आदि सावधानियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भाई सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जो कोविड के पहले वेरिएंट थे वो काफ़ी विरुलेंट थे, जिनसे कि डेल्टा वेरिएंट था, जिससे कि काफ़ी चीज़ें हुई, जिससे लोगों में एक डर का माहौल। उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, उसके बाद अब नया वेरिएंट आया है। जो ये वेरिएंट आया है इसके विरुलेंस के बारे में अभी कभी भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीरियस कंडीशन या सीरियस सिम्टम प्रेसिपिटेट करेगा। WHO की तरफ से भी ये एक वेरिएंट फॉर इंटरेस्ट है, ना कि कंसर्न है। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, ऑब्जर्व करना है, टेस्ट करना है, अगर कोई सीरियस चीज़ें आती हैं तो उन्हें ट्रीट करना है। आपके यहाँ आइसोलेशन वार्ड है सर, इसमें किस तरह की तैयारियां हैं? नहीं, हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, ऑक्सीजन की सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं, टेस्ट की सारी सुविधाएं हैं। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके निपटने के लिए, किसी भी स्थिति के निपटने के लिए सभी हमेशा। यही नहीं, वैक्सीनेशन के साथ बूस्टर डोज लेना भी लोगों को शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए वैसे तो सभी को जागरूक रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों के प्रति अधिक सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता को अब हर हाल में समझा जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और अब हम बात करेंगे तेज रफ्तार 4 जिंदगियां। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर में एक भीषण सड़क हादसे ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। एक ट्रक और कार के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। इस भयानक सड़क हादसे में कार सवार 3 पुरुषों और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार एक 10 वर्षीय और एक 9 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल। कार में सवार लोग कानपुर से गोंडा जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को तुरंत रामनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के भयावह मंजर को जिसने भी देखा वो अंदर तक कांप उठा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।